नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। गोरखपुर में एक जगह है जिसे जोगिया तिराहे के नाम से जानते हैं। अब तिराहा मतलब आप समझ सकते हैं, 3 रास्तों का ये कोई ऐसा मोड़ या ट्रायंगल रोड होगा। तो उस जोगिया तिराहे में 30 सितंबर के रोज़ लोगों की नज़र एक सूटकेस पर पड़ती है और साथ ही एक पास में बैग भी है, बल्कि बैग क्या है, कपड़े का गट्ठर है, उस पर पड़ती है। ये दोनों चीज़ें उस जोगिया तिराहे में कोने पर पड़ी हुई थी। 30 सितंबर इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 की। जब लोगों की नज़र इस चीज़ पर पड़ी तो लोग थोड़े हैरान हुए कि भाई ये क्या चीज़ है, अगर किसी का सामान है तो तिराहे पर यूं पड़े होने का तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल लावारिस हालत में पड़ी हुई थी, तो लोगों को थोड़ा शक हुआ। और आज के ज़माने में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप सबको पता है कि अक्सर जो कातिल हैं वो लाशों को निपटाने के लिए ऐसा तरीका चुनते हैं। तो लोग थोड़े सोच भी रहे थे, सोच में पड़ गए। लोगों को लगा पता नहीं क्या बात है, और लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और जैसे कि आशंका थी, बाहर से देखकर ये लग रहा था कि मामला कुछ गड़बड़ है, तो पुलिस ने उस बैग को खोला और साथ में जो गट्ठर था उसे भी खोला। और पुलिस वालों के साथ साथ वहाँ मौजूद तमाम लोगों के कदम उस बैग को और गट्ठर को देखकर ठिठक गए। उसके अंदर एक लाश थी, 2 टुकड़ों में बटी हुई लाश और एक महिला की लाश। अब ऐसी लाश किसी तिराहे पर पड़ी हो, 2 टुकड़ों में बटा हो, एक सूटकेस में हो, एक पोटली में या गट्ठर में हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये नेचुरल या नॉर्मल डेथ का मामला तो है नहीं, मामला मर्डर का है। लेकिन ये महिला कौन है, इसकी हत्या किसने की, ये तमाम सवाल जो है पुलिस के साथ साथ उस आसपास मौजूद तमाम लोगों के लिए भी जो है एक बड़ा इशू था, एक बड़ा सवाल था। लोग जानना चाहते थे, लोगों के मन में जिज्ञासा थी, कौतूहल था कि भाई ये मामला क्या है, कौन सी महिला है जिसकी हत्या हो गई और यहाँ लाश लाकर फेंक दिया गया। बहुत सारे लोगों ने आते जाते हुए उस डेड बॉडी को देखा। पुलिस ने कहा कि ठीक है, कुछ देर लोग देख ही लें ताकि लोग पहचान कर पाएँ। लेकिन ऐसा कोई भी आदमी पुलिस को नहीं मिला जो उस लाश को देखकर मरने वाली महिला की पहचान पता कर पाता। खैर, जो पुलिस की प्रक्रिया होती है, पुलिस ने वहाँ पंचनामा तैयार किया, डेड बॉडी को रिकवर किया, बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही मौके से जो चीज़ें मिली थी, यानी वो सूटकेस और वो कपड़े की पोटली, ये सारी चीज़ें भी पुलिस ने अपने पास रख ली और उन सारी चीज़ों का भी मुआयना करने का फैसला किया। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था इस महिला की पहचान पता करना, क्योंकि जब तक मरने वाली महिला की पहचान पता नहीं होती तब तक पुलिस तफ्तीश कैसे करती, कैसे पता करती कि उसकी हत्या किसने की होगी, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, आखिरी दफ़ा किसके साथ थी, कुछ भी पता नहीं था। तो खैर, पुलिस के लिए ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हालांकि जो लाश थी उसे देखकर ये लग रहा था कि ये कोई बहुत पुरानी लाश नहीं है, बल्कि कुछ घंटों पहले ही महिला की हत्या हुई है, ऐसा उस डेड बॉडी को देखने से लगता था। और ऊपर से उस लाश का चेहरा जो है वो इंटैक्ट था, यानी कातिल ने चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की थी। तो खैर, पुलिस ने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी उस डेड बॉडी के क्लिक किए और जैसा मैंने आपको बताया, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और लाश की पहचान पता करने की कोशिश शुरू कर दी। आसपास के तमाम थाना इलाकों में पुलिस ने ये पूछ पड़ताल शुरू की कि भाई इस उम्र की कोई महिला गायब है क्या, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या। लेकिन पुलिस को इन तमाम एक्सरसाइज में, तमाम कोशिशों में नाकामी हाथ लगी और ऐसा कोई भी शख्स, कोई भी आदमी नहीं मिला जो ऐसी किसी महिला के बारे में रिपोर्ट जिसने लिखवाई हो या ऐसी किसी महिला को वो जानता हो। इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस ने मौके से जो चीज़ें रिकवर की थी, जिसमें एक सूटकेस था और एक कपड़े की पोटली थी जिस पे वो लाश थी, उन सारी चीज़ों का भी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मुआयना कर रहे थे। और मुआयना करते करते सूटकेस को जब पुलिस ने ठीक से खंगाला तो उसमें ऑनलाइन शॉपिंग की एक पर्ची मिली। आप इसे बिल कह सकते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने का जो बिल होता है वो उस सूटकेस में पड़ा हुआ था। अब पुलिस को लगने लगा कि इस बिल के सहारे शायद वो इस महिला के पते तक पहुंच सकती है। पुलिस ने बिल का बहुत बारीकी से मुआयना किया, बहुत ध्यान से देखा, तो उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था वो राप्ती नगर गोरखपुर के एक मकान का पता लिखा हुआ था। अब ये
जो बिल था और उस पर लिखा ये जो एड्रेस था, ये पुलिस की आंखों में चमक दौड़ाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि आप समझ सकते हैं बिल्कुल क्लूलेस मामला, वहाँ पर पुलिस को कम से कम एक उम्मीद की किरण तो इस बिल की वजह से दिखाई देने लगी। पुलिस ने उस राप्ती नगर गोरखपुर के पते पर बिल्कुल बिजली की फुर्ती से पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस को लग रहा था कि अब वो मामला सुलझा लेगी। लेकिन पुलिस जब वहाँ पहुँची उस पते पर, तो पुलिस ने देखा कि उस मकान में ताला लटक रहा है। पता चला कि ये मकान जो है ये किराए पर था और किराए पर रहने वाले पति पत्नी दंपत्ति जो है वहाँ से मकान छोड़कर जा चुके थे। पुलिस को ये सब कुछ करने में कई दिनों का वक्त गुजर गया था। ऐसा नहीं कि कोई इंस्टेंटली 1 या 2 दिनों में पुलिस ने ये काम कर लिया हो। पुलिस को उस पते तक पहुँचने में हफ्ते भर से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। तो खैर, अब पुलिस ने उस मकान मालिक से बात की और पूछा कि भाई इस मकान में कौन रहता था और वो लोग कहाँ चले गए। तो मकान मालिक ये नहीं बता पाया कि वो कहाँ गए, लेकिन उन्होंने उन दोनों की पहचान ज़रूर बताई। ये बताया कि उनके मकान में मुन्ना कुमार निषाद नाम का एक आदमी रहता था और साथ में रहती थी उसकी पत्नी खुशबू। दोनों की ज़िंदगी खुशहाल थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक रोज़ अचानक मुन्ना उसके पास आया और उसने कहा कि वो मकान छोड़कर जा रहा है, और आनन फानन में उसने सारा सामान वगैरह पैक किया और यहाँ से निकल गया। चूँकि किराया वगैरह उसका सब कुछ दिया हुआ था, हिसाब किताब में कोई कमी नहीं थी, तो हमने भी उसे रोका टोका नहीं। हर आदमी की अपनी ज़िंदगी है, वो चले गए। तो खैर, पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस थोड़ा परेशान भी हुई और पुलिस सोच में पड़ गई कि अब उस मुन्ना कुमार निषाद को कैसे पता करें, क्योंकि मुन्ना कुमार निषाद के साथ साथ उसकी पत्नी खुशबू भी चूँकि घर में नहीं थी, वहाँ से चली गई थी। तो लोगों को लगने लगा कि खुशबू भी चली गई है मुन्ना कुमार निषाद के साथ। लेकिन पुलिस के मन में खटका था कि ये लाश कहीं मुन्ना की पत्नी खुशबू की तो नहीं है। तो पुलिस ने उस लाश की तस्वीरें जो है उस मकान मालिक को दिखाई और मकान मालिक ने देखते ही पहचान लिया कि अरे ये तो वही है जो हमारे यहाँ रहती थी खुशबू, उसी की लाश है। अब मकान मालिक भी सोच में पड़ गया। पुलिस ने मकान मालिक से कहा कि आप ज़रा हमें उसका पुश्तैनी घर या पता बताइए, कभी अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट आपको दिया हो या यहाँ रहने के पहले उसने कभी कुछ बातचीत में बताया हो। तो मकान मालिक ने अपने दिमाग पर जोर डाला, कुछ पुराने कागजात वगैरह निकाले और फिर उसका जो पता है मुन्ना कुमार निषाद का, जो किराएदार था, उसका पता उसने पुलिस को बता दिया। और पता था बरहज इलाके में मौजूद एक गांव का, जिस गांव का नाम है पैना। ये भी गोरखपुर के ही इलाके में है, गोरखपुर और देवरिया के बीच में, उसी के आसपास है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं नहीं जानता हूं, जो लोग उस लोकेलिटी से हैं शायद वो बता पाएं। तो खैर, बरहज इलाके का गांव पैना। अब इस पैना गांव में पुलिस पहुंची और पुलिस को मुन्ना कुमार निषाद का घर भी मिल गया। और न सिर्फ मुन्ना कुमार निषाद का घर मिल गया, बल्कि मुन्ना कुमार भी मिल गया। पुलिस ने उससे पूछा कि हाँ भाई, यहाँ कैसे? तो मुन्ना कुमार निषाद ने कहा कि मैं पहले रहता था गोरखपुर में राप्ती नगर में, लेकिन अब यहाँ चला आया हूँ। तो उसने पूछा कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पार्टनर कहाँ है, खुशबू? तो वो बगले झांकने लगा, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कई रोज़ गुजर चुके थे। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश करते करते उस मकान तक पहुँचते पहुँचते ही पुलिस ने 10-12 दिन निकाल दिए थे, और इस मुन्ना कुमार निषाद तक पहुँचते पहुँचते पुलिस को और कई दिन का वक्त लग गया। अब पुलिस ने मुन्ना से सख्ती की और मुन्ना ने कबूल कर लिया कि खुशबू अब इस दुनिया में नहीं है और वो खुशबू की हत्या कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर मुन्ना और खुशबू की ज़िंदगी खुशहाल थी, सब कुछ बढ़िया था, तो उसने खुशबू की हत्या क्यों की? यहाँ एक और अजीब बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि पुलिस ने जब खुशबू की लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो डॉक्टरों ने बताया कि खुशबू के पेट में एक बच्चा पल रहा था, यानी वो गर्भवती थी। अब सवाल यह है कि गर्भवती बीवी की हत्या एक पति क्यों करेगा जब रिलेशनशिप इतना बढ़िया है, वो 2 से 3 होने वाले हैं? ये सवाल पुलिस के मन में था और पुलिस ने मुन्ना से पूछताछ शुरू की। मुन्ना शुरू में बरगलाता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसके पास बचने का जब कोई रास्ता नहीं था तो उसने पूरी कहानी सुनाई। मुन्ना खुशबू का लिव इन पार्टनर था। असल में खुशबू जो है वो भी उसी पैना गांव की ही रहने वाली थी और उसकी शादी मुंबई में हुई थी सन 2016 में पीयूष श्रीवास्तव नाम के एक आदमी से। पीयूष के साथ उसकी ज़िंदगी कुछ सालों तक ठीक ठाक चली, लेकिन इसी बीच 2020 में मुन्ना सोशल मीडिया के ज़रिए खुशबू की ज़िंदगी में आया। खुशबू की उसे सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई और पता चला कि वो भी पैना इलाके का रहने वाला है। खुशबू खुद भी पैना इलाके की थी। तो
चूँकि एक ही लोकेलिटी का है होते हैं लोग, तो एक आत्मीयता का भाव होता ही है। वो आत्मीयता का भाव धीरे धीरे दोस्ती में बदला, और फिर वो दोस्ती का भाव धीरे धीरे प्यार में बदला, और कुछ इस तरह से प्यार में बदला कि पति जो है वो खटकने लग गया। फिर हुआ ये कि पीयूष के साथ खुशबू की अनबन शुरू हो गई, और फाइनली 2022 में खुशबू ने अपने पति पीयूष श्रीवास्तव से तलाक ले लिया, और तलाक लेने के बाद वो मुन्ना कुमार के साथ रहने लगी, मुन्ना कुमार निषाद के साथ। मुन्ना कुमार निषाद के साथ वो गोरखपुर के राप्ती नगर में रहती थी, और वहाँ दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। इन लोगों ने फॉर्मली शादी नहीं की थी, प्रेमी प्रेमिका थे, लेकिन लिव इन में रहते थे और अपने घर वालों से दूर रहते थे, तो लोगों को कुछ पता भी नहीं था। दुनिया वाले, मकान मालिक, सारे लोग यही जानते थे कि ये पति पत्नी हैं। इस बीच दोनों के बीच में जो रिलेशन था उसकी बदौलत खुशबू प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट होने के बाद वो चाहती थी कि वो अपने बच्चे को जन्म दे, उस बच्चे को उसके पिता का नाम दे, मुन्ना का नाम दे। लेकिन मुन्ना इस रिलेशनशिप को लेकर शायद इतना सीरियस नहीं था जितना खुशबू थी। खुशबू ने अपने पति को भी छोड़ दिया, तलाक दे दिया, दूसरी शादी कर ली। शादी क्या कर ली, मतलब पार्टनर ढूंढ लिया। लेकिन मुन्ना अभी भी इस पूरे रिलेशनशिप को कैजुअली ले रहा था, हल्के में ले रहा था। प्रेगनेंसी के बाद जब खुशबू अड़ गई कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी, तो फिर मुन्ना जो है उससे भिड़ गया, और खुशबू और मुन्ना की 29 सितंबर की रात को बड़ी तेज़ लड़ाई हुई। इस लड़ाई झगड़े में मुन्ना ने खुशबू की जान ले ली, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसे होश आया कि अरे मैंने क्या कर दिया। अक्सर हमने देखा है कि गुस्से में, जिसे फिट ऑफ रेज कहते हैं, उसमें लोग अक्सर किसी की जान ले लेते हैं या कोई बड़ा नुकसान कर देते हैं या जानलेवा हमला कर देते हैं, और बाद में रियलाइज़ करते हैं कि अरे मैंने क्या कर दिया। तो खैर मुन्ना की हालत भी ऐसी ही थी, उसने खुशबू की हत्या कर दी। उसके बाद उसे लगने लगा कि अरे मैंने क्या कर दिया। पछतावा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अरे मैंने क्या कर दिया सिर्फ इसलिए उसके दिमाग में चल रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो पकड़ा जाएगा। तो इसी पकड़े जाने से बचने के लिए वो रात भर सोचता रहा कि कैसे वो खुशबू की लाश को निपटाए, ठिकाने लगाए, और घर में मौजूद एक बड़े से चाकू से उसने फाइनली घर के ही वॉशरूम में अपनी लिव इन पार्टनर खुशबू की, प्रेग्नेंट खुशबू की डेड बॉडी को 2 हिस्सों में काटा, और काटने के बाद एक हिस्से को सूटकेस में भरा और एक हिस्से को एक पोटली से बांधा। घर के दूसरे सारे साजो सामान इकट्ठा किए, जमा कर लिए, और अगले दिन सुबह उठा, और सुबह उठने के बाद उसने अपने मकान मालिक से कहा कि वो मकान छोड़कर जा रहा है। चूँकि रुपए पैसे सारे मकान मालिक को दे चुका था, तो मकान मालिक ने कोई एतराज़ किया नहीं, और उसके बाद उसने सारा सामान वगैरह लोड किया और चले गए। इस बीच उसके निकलते हुए किसी ने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया कि खुशबू उसके साथ है या नहीं है। लोगों को कई बार लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हो सकता है कि बीवी पहले ही चली गई हो, तो जबकि बीवी तो सूटकेस में पैक थी, और दूसरे साजो सामान के साथ ये सूटकेस और गट्ठर लाशों का ये लेकर निषाद जो है, मुन्ना कुमार निषाद, वो गाड़ी में सवार हुआ और निकल गया। इसके बाद वो आगे गया, और जोगिया तिराहे पर जब रात का सन्नाटा था, सुनसान था, उस जगह पर उसने जो है वो सूटकेस और वो पोटली लाश वाली वो फेंक दी, और फिर वहाँ से सीधे आगे देवरिया रोड पर आगे चला गया, और वहाँ पर अपने गांव पहुँचा, पैना। और इसी पैना गांव में फिर वो बड़े आराम से अपने घर में रहने लगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि खुशबू की ना तो कोई पहचान हो पाएगी, ना कोई पूछताछ होगी, और किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लिव इन में भी छुप कर ही रहते थे, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो लाश किसकी है, और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने बड़ी चालाकी की, सारे जतन कर लिए, लेकिन एक चूक, एक गलती कि सूटकेस में उसने एक ऑनलाइन शॉपिंग का बिल छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मुन्ना कुमार निषाद तक पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये बात बताते हुए मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अगर वो बिल नहीं होता तो मुन्ना नहीं पकड़ा जाता। दूसरे कई तरीके हैं जिससे पकड़े जाते। कई बार लोगों को लगता है ना कि इस तरह के स्टोरीज़ को सुनकर कि भाई ये तो बढ़िया है, अगर मैं कोई सबूत न छोड़ूं, कोई पेपर न छोड़ूं, तो मेरी पोल कभी नहीं खुलेगी, मैं अगर कोई क्राइम करूँगा तो बच जाऊँगा। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी ऐसा सोचता है तो ये उसकी गलतफहमी है। बिल न सही किसी और वजह से वो पकड़ा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा जा सकता है, मोबाइल फ़ोन के लोकेशन से पकड़ा जा सकता है, किसी जिज्ञासु आदमी की जिज्ञासा की वजह से पकड़ा जा सकता है, जो पूछे कि अरे मुन्ना तुम्हारी वो पार्टनर कहाँ गई, या जो तुम्हारी पत्नी थी वो कहाँ है। हो सकता है मकान मालिक ही पूछते हुए पैना गाँव चला जाता तो पकड़ा जाता। तो बहुत सारी और वजहें बन सकती हैं। लेकिन अभी चूँकि वो स्लिप जिसे हम बिल कह रहे हैं, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का, उसकी वजह से पकड़ा गया है, तो हम उसको एक गलती बता रहे हैं। हालांकि गलती मतलब गलती वो वाली नहीं
जो दूसरी वाली होती है कि भाई उसको मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गलती मत करना, ये तो चूक है और इस चूक की वजह से पकड़ा गया, वो चूक एक जरिया बनी। आई होप कि मैं कन्वे कर पा रहा हूँ और आप मेरी बात को उसी रूप में सुन रहे हैं जिस रूप में मैं बताना चाहता हूँ। तो खैर, आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी पर आपकी राय क्या है? मुन्ना कुमार निषाद को क्या सज़ा होनी चाहिए? खुशबू ने अपनी ज़िंदगी के लिए जो जो फैसले किए, उन फैसलों पर आपकी सोच, आपकी राय क्या है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। एक हमने स्टोरी सुनाई थी दिल्ली की, जिसमें एक फेक सीबीआई ऑफिसर जो है कत्ल के एक सनसनीखेज मामले में पकड़ा गया था। अगर आप उस स्टोरी को जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। जल्दी से कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। विजेंद्र सिंह जी ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। एंटरटेन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है, दिल टूट जाता है जब आप मेरा नाम नहीं लेते। माय डियर सर जी, आपका रेगुलर व्यूअर हूँ, राजू अरोड़ा फ्रॉम जम्मू। आज तो दिल जुड़ जाएगा दोस्त, टूटना नहीं चाहिए। बिट्टू ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका, बांदा उत्तर प्रदेश से हैं ये। प्रदीप राणा ने कमेंट किया है, शेमफुल अबाउट लैंडलॉर्ड विडो लेडी इन्होंने लिखा है। खैर, खुश की दुनिया यू आर ऑसम सर इन्होंने लिखा, थैंक यू वेरी वेरी मच। मीता भट्टाचार्य जी हैं, मेरे शहर से हैं, मेरे होम टाउन से, मेरी गार्जियन हैं, और इन्होंने भी उस घटनाक्रम जो मैंने आप लोगों को सुनाया था उस पर कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। शंकर लाल बिश्नोई जी रेगुलर कमेंट करते हैं। सुरेश कुमार जी न्यूयॉर्क से हैं, शायद NYC लिखा हुआ है, और उन्होंने लिखा है, लेट मी नो यू हैव एनी कॉन्टैक्ट, गॉट सेपरेटेड इन 2001। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड इन जमशेदपुर मानगो एरिया। सुरेश जी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपना ईमेल आईडी दूं और फिर हम कनेक्ट करेंगे। ऐशी नमस्ते सर जी इन्होंने लिखा है। राम राम भाई साहब एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है। सोना संधू जी ने कमेंट किया, बहुत धन्यवाद आपका। विवेक मोडिया जी इन्होंने लिखा है कि आप कभी थोड़ा गाना गा के सुनाइए ना। अरे क्या बात है, मैं गाना गाऊंगा तो शायद आप लोग भाग जाए, इसीलिए मैं नहीं गाऊंगा। सादिक रज़ा साहब ने भी अपनी बात रखी है, बहुत धन्यवाद आपका। श्याम माली जी हैं। अच्छा, हमारे कुछ मित्र हैं, मतलब आप में से कुछ दर्शक हैं, कुछ लोग बड़ा प्रिसाइजली ये जानना चाहते हैं कि किस तारीख, कौन सा महीना, कौन सा डेट। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर मैं तारीख बताता हूँ और साल मेंशन नहीं करता हूँ तो ऑब्वियसली वो इसी साल की बात है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है। और अगर मान लीजिए किसी दूसरे साल की बात होगी तो वो मेंशन करूँगा। कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि स्टोरी जो है वो जानना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। इतना स्पेसिफिक डेट, तारीख, होल्डिंग नंबर, मकान नंबर सब जानकर क्या करेंगे? हमें कौन सा उस मामले में मुकदमा लड़ना है या चार्जशीट दाखिल करनी है? लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती है। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे मन में जो थॉट आ रही है मैंने वो थॉट आपसे शेयर किया, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है। ज़रूर आप मुझसे कोई भी लॉजिकल डिमांड जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। श्याम माली जी ने कमेंट किया, बहुत धन्यवाद आपका। उनियाल ने भी कमेंट किया है और इन्होंने पूछा है कि सर आप और ताहिर जी कहानी का चयन कैसे करते हैं? देखिए, हम स्टोरीज़ के लिए बड़ा रिसर्च करते हैं, इधर उधर ढेर सारे पब्लिकेशंस पढ़ते हैं, वेबसाइट्स पढ़ते हैं, अपने रिपोर्टर्स जो आज तक हैं उनसे बात करते हैं, और कहीं भी अगर हमें इस तरह की कोई शॉकिंग स्टोरी पता चलती है तो हम उस स्टोरी को डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। कई बार वहाँ के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करते हैं, पुलिस के सीनियर लोगों से बात करते हैं, जो उस फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, विक्टिम हैं, उनसे बात करते हैं, और इस तरह से अलग अलग सोर्सेज से जानकारी जुटाकर आपके पास लेकर आते हैं। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं, मनोज प्रभाकर जी ने भी कमेंट किया है, और विवेकानंद रायजादा ने कमेंट किया है, और अंकित कुमार ने भी कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने हौसला अफजाई की है। मैं सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ कमेंट करिए, करते रहिए, और इसी तरह से आपका प्यार मुझे मिलता रहे। और फिलहाल ये चाहता हूँ कि आप सारे लोग सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।